चलिए सभी का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाएं इस लाइव क्लास से, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से मैट्रिक परीक्षा के लिए लाइव क्लास देखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान से देखने वाले हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान का सेट 1 होने वाला है। आप लोग को मालूम है हम लोग जो मैट्रिक परीक्षा के लिए लैब क्लास देख रहे हैं उसमें 2000 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि साइंस से 2000 और सामाजिक विज्ञान से 2000 रहेंगे। ये सभी प्रश्न देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न देखेंगे सभी के सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। मतलब इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। इसलिए सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं, पिछले क्लास की भांति पूरे जोश और उमंग से जुड़ें और सभी लोग अपने उत्तर देने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग से हम पूछते हैं हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में कि कल किस विषय पर लाइव क्लास होना चाहिए, तो कल बच्चे ने जवाब दिया था सर इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स का प्रथम अध्याय से महत्वपूर्ण जितने भी VVI प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि आप लोग के सामने क्वेश्चन 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। देख सकते हैं, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? सभी लोग बताएं। आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे प्रथम अध्याय में ही अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिसे आर्थिक संरचना कहते हैं। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को टर्शियरी क्षेत्र कहते हैं। तो बताने का प्रयास करेंगे जो कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इनमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सभी लोग प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से पूरे जोश जुनून से जुड़े रहें और सभी लोग प्रयास करेंगे देने का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में ही सम्मिलित किया गया है। और आपको हम बताते चले कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, जंगलों से जड़ी बूटी प्राप्त करना आते हैं, एवं खनन आते हैं, जैसे खदान खोदना। तो ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग बताएंगे ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, अर्थात कौन सा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो देख सकते हैं जैसा कि प्रश्न आप लोग के सामने 1 था, उसी के आधार पर क्वेश्चन 2 भी है। अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन 1 को देखे थे तो इस प्रश्न को भी जवाब दे सकते हैं। तो बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? बहुत बढ़िया, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भाषा चेंज है बाबू। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, और क्वेश्चन 2 में कहा गया है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बहुत बढ़िया बाबू, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों पर, ताकि इस लाइव क्लास से जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सभी लोग प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब देने के लिए। सभी लोग प्रयास करें। और जो भी बच्चे आज लाइव क्लास से पहली बार जुड़े हैं
तो वे वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए, तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बाबू, ऑप्शन ए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का जवाब आने लगा था ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बहुत ही आसान सा प्रश्न और यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इस प्रश्न को देखने को मिला होगा। यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्सचर इकोनॉमी है? तो बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें और सभी लोग का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है, इसलिए आप लोग प्रयास जरूर करेंगे और इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे। तो चलिए बताने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे अभी तक जवाब नहीं दिए सभी लोग प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग के अपने देश भारत में है, भारत में है, भारत में है। इसलिए क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा बाबू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा देंगे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जिस चैनल पर इस लाइव क्लास को देख रहे हैं वह MK लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस पे आपको आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले दी जाती है, चाहे वह रिजल्ट हो, स्कॉलरशिप हो, फॉर्म हो, कोई भी सूचनाएं सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बाबू? सभी लोग बताएंगे किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखेंगे बाबू, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछड़ा राज्य के अंतर्गत, पिछड़ा राज्य के अंतर्गत कौन है बाबू? तो हम लोग के अपने राज्य बिहार है बाबू। बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू, बिहार। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सभी लोग प्रयास करेंगे। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे का जवाब आने लगा है, सभी बच्चे का जवाब आने लगा है। बहुत बढ़िया बाबू, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में समानता बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। और सभी लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। और इसमें क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसमें व्यक्ति अपने क्रियाकलाप के द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कौन कौन सा होगा बाबू? संचार हो गया, जिससे हम लोग बात करते हैं, न्यूज देखते हैं, या हम लोग
पेपर पढ़ते हैं, ये सभी हो गया। बीमा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे रेल परिवहन द्वारा हो, चाहे मोटर परिवहन द्वारा हो, चाहे हवाई द्वारा हो, किसी द्वारा जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ये परिवहन हो गया। बैंक हो गया, हम लोग पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, एवं अन्य सरकारी सेवा, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग बताएंगे कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? और अगर आप लोग ध्यान से इस लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझाए थे कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के भागों में आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? तो आर्थिक क्रियाओं को सभी लोग जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया कहते हैं किसको? आर्थिक क्रिया कहते हैं किसको? तो जैसे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसे ही आर्थिक क्रिया, आर्थिक संरचना कहते हैं बाबू। अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं हो गया, सेवाओं हो गया, इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसी को आर्थिक संरचना कहते हैं, इसी को आर्थिक क्रिया भी कह सकते हैं। तो बताएंगे कि आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत बढ़िया, पूरे जोश जुनून से जुड़े रहें और जवाब देने का प्रयास करें। मत टेंशन लें कि आंसर गलत हो जाएगा बाबू। यहाँ गलत होगा आप सुधार सकते हैं, मगर बोर्ड एग्जाम में गलत होगा आप उसे नहीं सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, तीन भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है हमें चैट में बताने का प्रयास करें। सभी लोग, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अंगूठा का निशान देते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अंगूठा का निशान जरूर दें लाइव चैट में, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो थंब का निशान, अंगूठा का निशान जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। तो सभी लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बताइएगा। प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार भारत की कितनी थी? 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग जवाब देंगे। बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं आप लोग, इसी तरह से मेहनत करें तो याद रखेंगे। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार 25,494 रुपया थी। 25,494 रुपया थी। इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग इसी तरह से जरूर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ने पिछले क्लास में कहा था कि सर कल इकोनॉमिक्स से क्लास लें, इसलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स से देख रहे हैं। और कल हम लोग बायोलॉजी से देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कहे थे कि बायोलॉजी भी, इसलिए बायोलॉजी का क्लास कल होगा। आप लोग जरूर बताएं कि किस विषय की क्लास चाहिए आप लोग को। तो चलिए सभी लोग बताएंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, अर्थात पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई भारत में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के सामने, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हम इसके बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे और याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो सभी लोग पहले इसका जवाब देंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। इसे आप लोग इस नाम से भी जान सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आपको समझाते हैं पहले पंचवर्षीय योजना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में, पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्षों का जो योजना है, विभिन्न सरकार जो आते हैं हमारे केंद्र में, वह 5 वर्षों में क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, इसके लिए योजना बनाते हैं, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बनाया गया था, देख सकते हैं जैसा कि डिस्प्ले में, 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956 तक के लिए। अर्थात शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1951 को।
ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956, ठीक है। 30 मार्च, यहाँ 30 नहीं 31 होगा, क्योंकि 31 मार्च तक रहती है बाबू, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, 31 मार्च 1956। और सभी लोग ध्यान देंगे, याद करने का तरीका, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का होता है। देख सकते हैं यहाँ 1 2 3, 3 वर्ष 3 बार तक लगातार चला। 51 से 56, 51 से 56 अर्थात 1951 से 56, 56 से 61, 56 से 61 और 61 से 66, 3 बार लगातार चला है। उसके बाद देख सकते हैं योजना अवकाश हुआ है, 2 साल योजना अवकाश हुआ है, जो कि 67 से 68 और 68 से 69, इसको अवरत योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरत योजना कहते हैं। यह 1 साल का बना, इसलिए इसे योजना अवकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? योजना अवकाश कहेंगे। तो यह 1 साल का था बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 बार लगातार चला, उसके बाद देख सकते हैं फिर 2 बार लगातार चला बाबू, 5 नंबर और 6 नंबर, अर्थात 1969 से 1974 और 1974 से 1978 तक लगातार 2 बार चला 5-5 साल के लिए, और फिर जाकर योजना अवकाश हो गया। देख सकते हैं 7 नंबर, सीरियल नंबर 7 में फिर योजना अवकाश हुआ 2 साल तक, अर्थात शुरू में 3 बार चला, फिर 2 साल के लिए योजना अवकाश आया, फिर 2 साल चला, फिर 2 साल के लिए योजना अवकाश आया, और उसके बाद देख सकते हैं फिर 2 साल चला बाबू, 8 नंबर और 9 नंबर, 1980 से 1985 और 1985 से 1990। 2 बार चलने के बाद फिर 2 साल के लिए योजना अवकाश आया। देख सकते हैं 1990 से 91 और 1991 से 92। उसके बाद लगातार चल रहा है बाबू 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, 9वीं 1997 से 2002 और 10वीं 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2002 से 2012, सॉरी यहाँ 2012 है, यहाँ बच्चे ने लिखने में गलती की है, 2012 से 2017। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पहले 3 वर्ष लगातार चला, उसके बाद 2 वर्षों के लिए छुट्टी हो गई, योजना अवकाश हो गई, फिर 2 वर्ष लगातार चला, 2 बार लगातार चला, फिर 2 वर्षों के लिए छुट्टी हो गई, फिर 2 बार लगातार चला, उसके बाद 2 बार छुट्टी हो गई, अर्थात 2 वर्षों के लिए छुट्टी हो गई, योजना अवकाश आ गई। उसके बाद 11वां नंबर से अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना से लगातार चलती रही है। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे। तो चलिए सभी लोग अब इस प्रश्न का राइट जवाब दे सकते हैं, सभी लोग जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग का था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे पंचवर्षीय योजना। अगर इस पंचवर्षीय योजना का फोटो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऊपर आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग जवाब देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? चलिए तो याद रखेंगे बाबू, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वह 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बाबू ऑप्शन सी, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI के नाम से भी जानते हैं, HDI के नाम से भी जानते हैं। तो सभी लोग बताएंगे मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? और सभी लोग को यह बात जानना जरूरी है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जीवन बीमा, आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर आते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन आते हैं, आशा आते हैं, शिक्षा प्राप्ति आते हैं तथा जीवन स्तर आते हैं। यदि इन तीनों में जीवन, आशा, शिक्षा
जीवन, आशा, शिक्षा, ये तीनों में वृद्धि होगी तो देश के विकास में वृद्धि होगी। तो बताइए मानव विकास के सूचकांक कितने सूचक हैं, इसके कितने सूचक हैं? तो जैसा कि आपको बताएं, जीवन, आशा, शिक्षा, कितने? 3। बहुत बढ़िया। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं। 3 सूचक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू बी होगा, जीवन, आशा और शिक्षा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जीवन, आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर आते हैं। क्या क्या आते हैं? जीवन, आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर आते हैं। ये तीनों स्तर में अगर ये तीनों सूचक में अगर वृद्धि होगी तो देश के विकास में भी वृद्धि होगी। इसलिए आप लोग समझेंगे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कितने सूचक आते हैं? 3 सूचक आते हैं, जिसमें क्या क्या है? जीवन, आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखेंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सभी लोग जवाब देंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बाबू? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सभी लोग जवाब देंगे और उसी जोश जुनून से जुड़े रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? सभी लोग बताएंगे कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में कितने दिनों के लिए, कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे बाबू 100 दिनों के, एक वर्ष में 365 दिन में कम से कम 100 दिन रोजगार मिलना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मेहनत करें बाबू, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे मन लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्थिक क्रियाओं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब देंगे। आर्थिक क्रिया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आर्थिक क्रिया देखे थे, आर्थिक क्रिया अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो सभी लोग बताएंगे आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करें और सभी लोग जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, अपने जीवन का सही ढंग से पालन करना, अपने जीवन को सही ढंग से चलाना, अच्छा भोजन, अच्छा रहना, मेडिकल, ये सभी प्राप्त करना। जीविकोपार्जन, आपको अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाना, सुचारू रूप से चलाना, आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या हो जाएगा बाबू? जीविकोपार्जन होगा। बहुत बढ़िया प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन ए। याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब देंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को आपको डिस्कशन पहले करवा दिया था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है बाबू? बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें और सभी बच्चे का जवाब भी आ रहा है। इसी जोश जुनून से जुड़े रहें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चे काफ़ी अधिक जुड़े हुए हैं, मगर लाइक अभी कम है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिनका क्लास आज पहली बार है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो याद रखेंगे बाबू भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है बाबू? तो मिश्रित है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दिए भी थे, पिछले प्रश्न में जो था उसी से मिलता जुलता, उसी को सिर्फ भाषा चेंज कर दिया है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है बाबू? तो मिश्रित है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब देंगे बाबू।
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो याद रखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, लोक कल्याण पर दिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कल किस विषय, कल तो बायोलॉजी होगा, उसके बाद किस विषय का हम क्लास लेकर आएंगे आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समानता किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए सभी लोग बताएंगे। समानता किस देश के विकास का स्तर का, जो विकास का स्तर है वह किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। तो याद रखेंगे, किसी भी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सभी पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं बाबू ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, किसी भी देश का विकास का स्तर को निर्धारित प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति पर ही किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पड़ोसी देश अर्थात भारत के नजदीक जो देश हैं उनमें किन में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की या नेपाल की? चलिए बहुत बड़े, श्रीलंका। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन सी होगा बाबू इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिस देश की राष्ट्रीय आय, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? विकासशील देश, विकसित देश, अर्ध विकसित देश या अविकसित देश? और इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि हमारा देश कौन सा कैटेगरी में आता है। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। याद रखेंगे बाबू, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह विकसित देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित देश कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन बी। और सभी लोग जान लीजिए कि हमारा देश विकासशील देश के अंतर्गत आता है, विकासशील, ठीक ना। विकसित जो हो चुका है और हमारा देश क्या है? विकास की ओर अग्रसर है। हमारे देश में विकास हो रहे हैं, अभी पूर्णतः विकास नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा देश विकासशील देश के अंतर्गत आएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी वह विकसित देश कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे अभी तक लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं या लाइव क्लास से जो बच्चे नहीं जुड़े हुए बाद में भी इस क्लास को देख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? लीजिए, उसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अर्थात किस देश में विकसित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखेंगे बाबू, अभी हम जस्ट बताएं, विकासशील हमारा देश है, भारत है जो विकासशील है। तो बताइए, अमेरिका। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बाबू, ऑप्शन डी, अमेरिका है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे तो जवाब दे सकते हैं। किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ उसके साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? जो उत्पादन करा उसी का अधिकार होगा, सरकार का अधिकार नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबू। याद रखेंगे, उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार हो तो वह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन ए होगा बाबू, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिहार में किसकी प्रधानता है? हम लोग का अपना राज्य बिहार की चर्चा है बाबू। बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग का, पशुपालन का, कृषि का, खनिज का? बताइए, हम लोग का राज्य है जो किसके प्रधान है? हम लोग को राज्य के नाम भी जाना जाता है, आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, हम लोग का राज्य बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, कृषि प्रधान। इसलिए बिहार में किसकी प्रधानता है बाबू? कृषि की प्रधानता है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन डी 22 का राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन डी। इसी तरह से आप लोग
अंत तक जरूर जुड़ रहें और दोस्तों पर जरूर शेयर करें। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें, इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे, इसी तरह से मेहनत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? हमारा राज्य बिहार है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण, या कृषि पर अत्यधिक जनभार है, मतलब कृषि पर ज्यादा लोग निर्भर है इसके कारण, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप होने के कारण? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब दीजिएगा बाबू। आर्थिक पिछड़ेपन, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग, मेहनत करें, थोड़ा और मेहनत करें बाबू। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, इसका मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, और सभी लोग कृषि पर अत्यधिक जनभार दिए हुए हैं, और ये खासकर तो ये बात बाबू, बाढ़ एवं सुखाड़। हमारे राज्य में बाढ़ एवं सुखाड़ का भी प्रकोप हमेशा रहता है। इस कारण से हमारा राज्य है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी। इनमें से सभी के कारण हमारा राज्य बिहार है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया बाबू। लोहा इस्पात तो बाबू झारखंड में चला गया, कोयला झारखंड में चला गया। तो बताइएगा बिहार झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो बताइए हम लोग के राज्य में क्या रह गया, कौन सा उद्योग रह गया है? चीनी उद्योग। बहुत बढ़िया बाबू, चीनी उद्योग। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे, चीनी उद्योग बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात हम लोग के राज्य में रह गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, या इनमें से सभी? तो अभी हम बताएं बाबू, बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि ही है, क्योंकि यहाँ कल कारखाना बहुत कम है, ना के बराबर है बाबू, और कोई उद्योग भी नहीं है और कोई ज़्यादा संसाधन भी नहीं है बाबू। इस कारण से बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या रह गया है? कृषि ही है, कृषि ही। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है बाबू? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बाबू, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बहुत बढ़िया बाबू, सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को, अर्थात तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बाबू। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, परंतु सॉरी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बाबू, लाइक करना ना भूलेंगे। आप लोग लाइक करते हैं तो हम इससे उत्साहित होते हैं और इसी तरह से क्लास लाने के लिए अग्रसर रहते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? प्रयास करें। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई बाबू? क्वेश्चन नंबर 27 याद रखेंगे। भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई है वह 2015 में हुई है। याद रखेंगे, नीति आयोग पूछ रहा है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। याद रखेंगे 2015। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आज हम लोग लगभग 29 या 30 प्रश्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? विकास किया, शोषण किया, या दोनों किया, या इनमें से कुछ नहीं किया? बताइए। सभी लोग जवाब दे सकते हैं, बच्चा बच्चा जवाब दे सकता है। सभी लोग के माइंड में बसा हुआ है बाबू, सभी लोग जानते हैं अंग्रेजों ने भारत का क्या किया है बाबू। तो विकास भी किया और शोषण भी किया, दोनों चीज किया। अंग्रेज का ही देन है कि हम लोग के देश में क्या है, रेल भी चला है। अंग्रेजों ने ही शुरुआत किया था। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? विकास किया, उसके साथ शोषण भी किया है।
तो इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर बाबू ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम बढ़ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि बिहार में के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा पूछ रहा है बाबू। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? सुखाड़ है, बाढ़ है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? सभी लोग बताएंगे बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा कौन है। तो याद रखेंगे बाबू, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? बहुत बड़ी कह रहा है बाबू, बहुत बड़ी कह रहा है। याद रखेंगे, बहुत बड़ी बाधा कह रहा है, तो बहुत बड़ी कह रहा है, इसलिए बाढ़ होगा बाबू। मगर सुखाड़ भी परेशान करता है और बाढ़ भी करता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बाधा कर रहा है बाबू। बिहार के विकास में बाधा कहता है तो हो सकता है दोनों, सुखाड़ एवं बाढ़। बहुत बड़ी बाधा कौन हो जाएगा बाबू? बाढ़ हो जाएगा। याद रखेंगे, बाढ़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बाबू ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसके बाद अगले दिन के बाद कौन सा विषय का क्लास लेंगे वो भी बताएंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट्स आज लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं उन पर इस वीडियो लिंक को शेयर कर दें, ताकि वे बाद में भी इस क्लास को देख सकें और अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। तो सभी लोग को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।